तो आज हम एक ऐसे वुमेन्स फुटवेयर ब्रांड की केस स्टडी के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि खुद मैन्युफैक्चरर हैं, इनफैक्ट बड़े ब्रांड्स के लिए सीएमटी भी करते हैं। अब जिन लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर हो वो प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और नई वैरायटी भी ला सकते हैं ज्यादा जल्दी। स्टिल वो 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे और ऑनलाइन में अपने ब्रांड को बिल्कुल भी स्केलिंग नहीं कर पा रहे थे। और अक्सर औकात क्या होता है कि केस स्टडीज में हम लोग ये बातें बयान करते हैं कि कंटेंट पे क्या काम किया, एड अकाउंट पे क्या काम, वेबसाइट पे काम, पर एक बहुत मेन फोर्थ पिलर है जिसपे आई थिंक मार्केटिंग एजेंसी का एक हाथ बहुत कम होता है। और उस बात से वो जब फोर्थ पिलर हम आपको बताएंगे तो उस बात से आपको पता चलेगा कि किस तरह फैशन ब्रांड्स में, स्पेशली फुटवेयर ब्रांड्स में, ओनर्स का इन्वेस्टेड होना कितना जरूरी है और ओनर्स के और मार्केटिंग एजेंसी की पार्टनरशिप ही असल उस ब्रांड को स्केल करती है। अदरवाइज वो सिर्फ मार्केटिंग एजेंसी की एफर्ट से स्केल नहीं हो सकता। एम आई राइट अरुण? एग्जैक्टली अच्छा, मैं उस फोर्थ पिलर की जो ना बाद में बात करूंगा। मैं स्टार्टिंग से आपको जो ना बताता हूँ किस चीज में ये लोग लैग कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो ना एक लूप में फंसी हुई थी। अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी कि ये ब्रांड किस कैटेगरी में लाया करता है, और ये फैशन की कैटेगरी में लाया कर रहा था। जिस ब्रांड पे सबसे ज्यादा वेरायटी होती है वहाँ जो है कैटलॉग बहुत अच्छा काम करता है, एंड इनके पास भी वही थी, वेरायटी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज हम लोगों ने नोट की, इनका कैटलॉग कैंपेन जो ना अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। वो बहुत बेसिक चीज है। बहुत अगर हम basic। आपको अभी अरुण बताएगा वो चीज, तो वो बहुत ही बेसिक चीज है। और वो जो वजह थी वो थी उनकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी। जब वो एड कस्टमर को दिखता था, उनका प्रोडक्ट उतना जो ना कस्टमर को अपील नहीं करता था, जाहिर है। क्योंकि उनकी जो ना प्रोडक्ट का शूट अच्छा नहीं हुआ था। अब उस टाइम 200 आर्टिकल्स का शूट करना इज वेरी कॉस्टली। हमने क्या किया कि उस टाइम जो है एआई के टूल्स काफी आ गए थे, एंड कोई ब्रांड्स जो ना उस टाइम पे इतना एआई का खास यूज नहीं कर रहा था। तो हमने उनके प्रोडक्ट के सारे इमेजेस वगैरह ओवरनाइट हम लोगों ने सारे चेंज किए। आपको अब ये लग रहा होगा कि एआई इस्तेमाल अब तो हर कोई कर रहा है, उस वक्त कोई नहीं कर रहा था, या हम आपसे Exactly। 1.5 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। अब उस वक्त एआई इस्तेमाल करना एक न्यू थिंग थी। और दूसरा ये है कि कभी कभार आपके साथ क्लाइंट की रिलेशनशिप ऐसी होती है कि आपको फॉरन रिजल्ट देने होते हैं, इवन दो क्लाइंट को पता होता है कि वो मिस्टेक पे, बट वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे पास टाइम फ्रेम भी बहुत कम था, तो एआई ने एक बहुत अच्छा साथ दिया हमारा। और उसके बाद वो जो फोर्थ पिलर की हम बात करना चाहेंगे कि जैसे ही वो अकाउंट चलना शुरू हुआ, ऑब्वियसली बात है कि कैटलॉग चल रहा था, सेल्स आ रही थी, फिर दूसरे क्रिएटिव, दूसरे फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव चल रहे थे। अच्छा, कैटलॉग चलने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स थे जिनको बहुत ज्यादा हाइप मिलना शुरू हुई और बिकना शुरू हुआ। उसमें एक कैटेगरी थी वेज कैटेगरी। उसकी खासियत ये थी कि वो एक तो हाइट हील्स जैसी दे रही थी और कंफर्ट सैंडल्स जैसा दे रहा था। उस कैटेगरी में आर्टिकल्स बहुत कम थे, और हील्स और कोट शूज और दूसरी कैटेगरीज में दूसरे ब्रांड्स में काम कर ही रहे। तो हमने इनको बोला कि यार अब आप इस कैटेगरी में आर्टिकल्स लाएं। तो जैसे ही वो इस कैटेगरी में और आर्टिकल्स लाए, उसका शूट हुआ, वो वेबसाइट पे गया, बूम, उनकी सेल्स कैटलॉग पे और अच्छी चलना शुरू हो गई। तो यहाँ हम आपको एक बहुत अहम बात बताना चाह रहे हैं। एज अ मार्केटिंग एजेंसी आपका काम सिर्फ एड अकाउंट कंटेंट पे नहीं होता। आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनानी है, बिजनेस को समझना है, और वहां पे आपकी हेल्प आपका क्लाइंट खुद करता है। अगर वुमेन्स फुटवेयर ब्रांड में क्लाइंट प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं बैठ रहा कि किस तरह के डिजाइन होने चाहिए, हमने तो एक मशवरा दिया, अब उसमें किस तरह के डिजाइन होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन मार्केट पे ज्यादा अच्छा चलता है, वो एक मैन्युफैक्चरर को ज्यादा बेहतर पता है बनिस्बत एक मार्केटिंग एजेंसी के। और इसी पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था शुरू में, जो क्लाइंट और मार्केटिंग एजेंसी के बीच में होती है। तो उस कैटेगरी को एक बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक बिजनेस वाला मशवरा आप कह लें, ठीक है, उसने पूरे इस ब्रांड को उठा दिया। अच्छा, जो कैटेगरी की जो सजेशन थी उस कैटेगरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था। वो इस वजह से थी क्योंकि बाकी कैटेगरीज में, हील्स में, म्यूल्स में, फ्लैट्स में काफी ब्रांड जो ना काम कर रहे थे, और हमें ये भी पता था कि आने वाले जो ना वक्त में एआई हर कोई यूज कर रहा होगा, तो हर किसी के पास जो ना एक अच्छी जो ना प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह होंगी जिससे वो कैटलॉग को अच्छा चला सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ हम लोगों ने उस कैटेगरी पे क्लाइंट से वर्किंग करवाई, और वो कामयाब हुई, और हम लोगों ने उस पे वो कंटेंट शूट करवाया। मैं कंटेंट की बात करूंगा जो कि 2026 में आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड हम लोगों ने उसी कैटेगरी पे कंटेंट पे काम किया। अब कंटेंट की कुछ टाइप्स हैं। एक तो हो गया कि भाई इमेज कंटेंट जो कैटलॉग पे चल रहा है, सिंगल हैंडेडली चल रहा है। अब कुछ टाइप ये होती है कि प्रोडक्ट फोकस। अब प्रोडक्ट फोकस फैशन नीश में, चाहे वो कोई भी हो, अगर मैं फुटवेयर की भी बात करूँ ना, तो प्रोडक्ट फोकस कंटेंट जिसमें कोई मॉडल, कोई डायलॉग्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा होता है, बहुत अच्छा काम करता है। आप बेस्ट सेलर्स का कंटेंट बना सकते हो, आप कुछ कलर कॉम्बिनेशंस का कंटेंट बना सकते हो, बट उसके अलावा डीवीसी की जरूरत क्यों पड़ती है वो अरुण आपको पता है। अच्छा, जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो ऑब्वियसली आपको स्टैंड आउट करने के लिए थोड़ा अपने आप को डिफरेंशिएट दिखाना पड़ता है। राइट नाउ एक गैप हम लोगों ने देखा कि वुमेन फुटवेयर की जितने भी जो ब्रांड्स थे वो डीवीसी पे बहुत ज्यादा कम काम कर रहे थे। तो एक डिफरेंट फॉर्म, हाँ, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट हम लोगों ने उस वुमेन फुटवेयर ब्रांड पे इंट्रोड्यूस किया। एंड क्योंकि मेजोरिटी ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट फोकस पे काम कर रहे थे, जिसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट
दिखा रहे थे, हम लोगों ने एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट डीवीसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ कि एक एज मिल गया हमें ब्रांडिंग में एंड ओवरऑल जो ना कंटेंट में, तो उससे काफी अच्छा अब फायदा डीवीसी का लोग जो समझते हैं कि यार ये सिर्फ ब्रांडिंग के लिए है। एडवी मीडिया ने ये वीडियो आप हमारी दूसरी देख भी सकते हैं, 8 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ऐसी डीवीसीज लिखी है जो करोड़ों की सेल्स लेके जाती हैं। आपने की डीवीसीज देखी अभी भी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इसमें वो डीवीसीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, साथ आपको रिजल्ट भी दिख रहे होंगे एड अकाउंट। क्योंकि अगर आप किसी कंटेंट एजेंसी से बनवाने जाते हैं ना, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि यार स्क्रिप्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए जो सेल्स भी लाए ब्रांडिंग के साथ। तो भाई कैटलॉग से सेल्स आ रही है, प्रोडक्ट फोकस से आ रही है, डीवीसी में बना रहा हूँ, अगर क्लाइंट स्पेंड कर रहे हैं, क्लाइंट इन दी एंड आरओआई देखता है, सिर्फ ब्रांडिंग में नहीं देखेगा। तो वो जो 8 स्टेप फ्रेमवर्क है ना, वो हमारी जीत है कि हम एक बैलेंस एड बनाते हैं जो सेल्स देती है साथ ब्रांडिंग भी देती है। तो सेल्स हम कभी नहीं छोड़ते। अरुण, अब थोड़ा सा हम एड अकाउंट का डिस्कस कर ही लेते हैं। इन दी एंड आ रहा है एड अकाउंट, क्योंकि 2026 है, कंटेंट और वैरायटी ये सब चीजों पे पहले एक फाउंडेशन बिल्ड होती है, फिर जाके वो एड अकाउंट का है, राइट अरुण? यही चीज है। मतलब आप ये तो एक प्रॉपर बिजनेस है ना, एक शॉपिफाई स्टोर नहीं है। अगर आप मार्केटिंग और कंटेंट को अलग से काउंट कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी अभी गलती कर रहे हो। एंड एड अकाउंट बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है। क्या स्ट्रक्चर्स रखते हो आप, वो बड़ा मैटर करता है। एंड अभी बहुत ज्यादा अगर मैं एड अकाउंट को एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो जितना सिंप्लीफाइड होगा उतना ज्यादा जो है आपको अच्छे रिजल्ट। 2026 में समरी ऑफ एड अकाउंट इज सिंपलिसिटी। अरुण, जैसे कि अभी ये डीवीसी आपने दिखाई जो हमने ये शूट किया के लिए, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ अरुण, मेरे पार्टनर, ये कितनी जगह यूज करोगे? सिर्फ एक कैंपेन में, ठीक है। एंड क्योंकि हम लोग जो ना कोशिश करते हैं कि एक एड क्रिएटिव जिसमें हमें पता होता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग से बचाने के लिए उसको हम लोग सिर्फ एक ही कैंपेन में जो ना टेस्ट भी करते हैं और स्केल भी करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा 2 हेडसेट्स में आपने लगा दिए, 3 हेडसेट, बहुत हर तरह के 3 चले गए, अब उसमें से आपका स्केल कर रहे हैं ना, तो व्हाई चूजिंग इट इन अदर कैंपेन्स? भाई वहां पे आप क्रिएटिव वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है। एक तो एड अकाउंट की सिंप्लिसिटी, दूसरा ओवरलैपिंग से बचने के लिए आप क्रिएटिव्स कहीं बहुत ज्यादा यूज ना करो, एक क्रिएटिव बहुत ज्यादा जगह, तीसरा ये कि आपके पास क्रिएटिव डाइवर्सिटी और क्रिएटिव वॉल्यूम होना चाहिए। प्रोडक्ट फोकस चलिए इस फुटवेयर ब्रांड पे, ठीक है, कैटलॉग चल रहा है, डीवीसीज बनाई वो भी चल रही है, देन व्हाई आई वुड नॉट ब्रिंग यूजीसीज में डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए कॉन्सेप्ट में भी फर्क होता है। आपके पास अगर एक कॉन्सेप्ट है जो आपने डीवीसी में बनाया है, आप उसको यूजीसी में भी बना सकते हो या फिर अलग कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो। तो पैरेलल कहने की बात यह है कि आप एड अकाउंट को अगर चलाना चाहते हैं तो सिंपली रखें, स्ट्रक्चर को ओवरलैपिंग से बचे और क्रिएटिव वॉल्यूम जरूर लाएं। और ये कहने की बात नहीं है, समटाइम जो ना हम लोग एड अकाउंट्स पे होते हैं, सारी चीजें देख तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मेटा किस हिसाब से परफॉर्म करता है। तो आप एक कैंपेन में आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा जा रहा है, जो आपको 400 से 500 रिजल्ट दे चुका है, अगर उसी वीडियो कंटेंट को, ठीक है, आप किसी और कैंपेन में यूज करोगे ना, आप नोट करोगे आपकी जो अच्छी चल रही हुई कैंपेन जो ना वो डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने एक क्रिएटिव को मल्टीपल जगह यूज किया, उससे ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, उससे आपकी जो ना जो अच्छी चली हुई कैंपेन वो जो ना डाउन हो जाती। तो इससे ये जो ना इसके कॉन्स है। ये हमारी एक सक्सेसफुल केस चली थी जिसमें हमने एक फुटवेयर ब्रांड को जो मैन्युफैक्चरर थे 6 लाख पर मंथ से 1.5 करोड़ तक कंसिस्टेंटली स्केल किया। और इन चीजों का ख्याल करते हुए अगर आप भी एक फैशन कैटेगरी में हैं, चाहे वो फुटवेयर है कोई और, तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर